BA पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। हम अपनी पिछली चर्चा में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर नियंत्रण को समझ रहे थे। हमने भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति को समझते हुए यह चर्चा करी थी कि क्या किसी स्थिति में प्रधानमंत्री ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं या वो कभी तानाशाही की तरह कार्य करने लग सकते हैं। क्या हमने उनकी शक्तियों पर नियंत्रण में समझा कि क्योंकि हमारा संविधान लिखित है, संघात्मक व्यवस्था है, राज्यों का भी अधिकार क्षेत्र है और संसदीय नियंत्रण है। इस कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर नियंत्रण रहता है। आज की चर्चा में हम प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य का विवेचन करना प्रारंभ करेंगे। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एक निर्वाचन के द्वारा होती है, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। इस देश में हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज निर्वाचन क्षेत्र बनाए हुए हैं। इनमें से निर्वाचित सदस्य लोकसभा में जाते हैं। लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देते हैं। राष्ट्रपति केवल यह देखते हैं कि लोकसभा में किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है और उस दल का कौन नेतृत्व कर रहा है, और उसको वह इनवाइट करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए। अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह राष्ट्रपति यह जांचने पर रखने की कोशिश करते हैं कि किस दल के समूह या उनके सपोर्ट में अन्य दल आए हुए हैं जिनसे कि बहुमत प्राप्त हो जाता है। ऐसे जो घटक हैं जो आपस में मिल करके अगर किसी व्यक्ति को समर्थन दे रहे होते हैं और उस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त हो जाता है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने के लिए इनवाइट कर लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका तब महत्वपूर्ण होती है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को स्वविवेक से यह जांचना परखना होता है कि जो दल समूह मिलकर गठबंधन बना रहे हैं वो वास्तव में जो क्लेम कर रहे हैं, जो उनका दावा है, वो सही है या नहीं। वो सांसदों से बात कर सकते हैं कि वो किसको समर्थन दे रहे हैं, और ऐसे वो इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि उन्हें किस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए
न्योता देना है। यदि लोकसभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत हो तो राष्ट्रपति के लिए विवेक का कोई कार्य बचता ही नहीं है। वे प्रधानमंत्री को शपथ दिलवा के मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का गठन का रास्ता खोलते हैं। अब प्रधानमंत्री की शक्तियों में सबसे पहली बात यह आती है कि वो अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करवाते हैं। वे ही राष्ट्रपति को बताते हैं कि कौन से व्यक्तियों को वो अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहते हैं, किन के साथ वो मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। तो मंत्रिमंडल का निर्माण सबसे प्रमुख कार्य, सबसे पहला कार्य प्रधानमंत्री का होता है। अब इस मंत्रिपरिषद के अंदर वो अनेक प्रकार के मंत्री नियुक्त करवाते हैं, उनको दर्जा देते हैं कि कौन व्यक्ति मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होंगे, कौन से राज्य स्तर के मंत्री होंगे, राज्य मंत्री जो लोग कहलाते हैं। मैंने अपनी पिछली ही कक्षाओं के अंदर आपको बताया था कि तीसरे लेवल पे आते हैं उप मंत्री। प्रथम मंत्रिमंडल मंत्री, द्वितीय लेवल पे राज्य मंत्री और तृतीय लेवल पे उप मंत्री। इसके अलावा वो संसदीय सचिव भी नियुक्त कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद को अस्तित्व में लाना, उनको जीवन देना, उसको जन्म देना, उसका निर्माण करना, यह प्रमुख कार्य है। उसके बाद वो मंत्रिपरिषद के अंदर कार्य विभाजन करते हैं, सबको अपना अपना दायित्व सौंपते हैं और फिर सरकार अपना कार्य सुचारू रूप से चलाती रहती है। सरकार चलाने के समय अगर कभी वो किसी मंत्री से मतभेद में आ जाते हैं या मंत्री प्रधानमंत्री से मतभेद में आ जाता है तो प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा ले सकते हैं। यदि कोई प्रधानमंत्री का विरोध करने लगे मंत्रिपरिषद के सदस्य तो प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा ले सकते हैं, और यदि वो इस्तीफा नहीं दें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को मंत्रिपरिषद से हटा दिया जाए। तो राष्ट्रपति आदेश निकलवा के उस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद से हटवा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह कार्य करती है, और मैंने जैसे आपको समझाया, कोई भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य तब तक ही बना रहेगा जब तक प्रधानमंत्री से उनका मतभेद ना हो, वो उन्हीं के अनुसार कार्य करते रहते हैं। ऐसे हमारे देश के अंदर कई बार पहले हुआ है कि किसी के मतभेद होने पे प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा ले लिया हो। प्रधानमंत्री यह भी कर सकते हैं कि सभी मंत्रियों से एक साथ इस्तीफा लेकर के और उनका कार्य का मूल्यांकन करके किसी को नए मंत्रिपरिषद की गठन भी कर सकते हैं। ऐसे समय वो कुछ मंत्रियों को हटवा देंगे और कुछ नए लोगों को मंत्री बनवा सकते हैं। वो सभी से इस्तीफा लेने के बाद सबसे नए मंत्री बनवा करके, और वो ये भी कर सकते हैं कि सबके दायित्व बदल दें, उनके विभाग बदल दें। और यदि कभी प्रधानमंत्री ही इस्तीफा देते हैं तो पूरा मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु हैं। वे जब तक बने हुए हैं, जब तक उनकी मंत्रिपरिषद रहती है। अगर प्रधानमंत्री नहीं रहते अस्तित्व में, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं या वो बहुमत खो बैठते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और वो हार जाते हैं, तो ऐसे में पूरा मंत्रिपरिषद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब हम प्रधानमंत्री और संसद के रिश्तों को समझने का प्रयास करते हैं।
प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व कर रहे होते हैं और यह नेतृत्व वह लोकसभा में बहुमत होने के नाते कर रहे होते हैं। तो लोकसभा में बहुमत होने के वजह से वह संसद के अंदर सरकार के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। उनका नेतृत्व संसद के अंदर एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य है। संसद किसी भी मुद्दे पे अगर चर्चा करती है तो वह यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री के किसी इरादे या किसी नीति या किसी कार्य पर चर्चा हो रही है। मैंने आपको अपनी पिछली ही कक्षाओं में सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में समझाया था। उसका तात्पर्य यह था कि मंत्रिपरिषद एक साथ रहती है जीवन में और एक साथ ही वह अपना अस्तित्व रखती है संसद में। यदि संसद में किसी एक मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो उससे संबंधित विभाग के मंत्री उसको जवाब देंगे, उस बहस में चर्चा में हिस्सा लेंगे। लेकिन यदि वो मंत्री उपलब्ध नहीं है या किसी कारण से प्रधानमंत्री समझते हैं कि नहीं और को भी जवाब देना है, उस चर्चा में शामिल होना है, तो प्रधानमंत्री किन्हीं और मंत्री को भी उस चर्चा के लिए जिम्मेदार बना सकते हैं, वो कह सकते हैं और कोई और मंत्री भी अपने सहयोगी का उसी तरह साथ देंगे, समर्थन देंगे जैसे कि वो उन्हीं का विभाग हो या सरकार के शामिल घटक ही हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर जो कार्यवाही होती हैं उसमें अपनी सरकार की तरफ से हर नीति, हर कार्य, हर मुद्दे पे अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए नेतृत्व करते हैं। यदि मंत्रियों से जो उत्तर दिए गए हैं संसद में उनसे विपक्ष शांत न हो पाए, उनकी जिज्ञासा शांत न हो पाए या उनका विरोध शांत न हो पाए, तो प्रधानमंत्री स्वयं भी कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद के अंदर वक्तव्य देते हैं, बहस में हिस्सा लेते हैं, जवाब देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार को लीड करते हैं संसद में, उसको नेतृत्व करते हैं संसद में। और इसी से जुड़ी हुई बात है कि हमारी संसद के कुछ प्रिविलेजेस हैं। उन प्रिविलेजेस में एक ये भी बात है कि सरकार अपनी नीतियों की घोषणा सबसे पहले संसद में करना चाहिए। तो संसद में जो महत्वपूर्ण नीतियां होती हैं उनकी घोषणा या तो प्रधानमंत्री स्वयं खुद करते हैं या वो किसी अपने वरिष्ठ मंत्री को उस नीति की घोषणा करने के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। और अक्सर नीतियों के ऊपर बहस का जवाब सबसे आखिर में प्रधानमंत्री ही देते हैं किन्हीं बड़े मुद्दों पे। और कभी कोई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिन पे चर्चा होती है संसद के अंदर, तो उन चर्चाओं का भी सबसे अंत में विरोधियों के सब बहस होने के बाद में प्रधानमंत्री ही होते हैं जो उन सब का आखिर में जवाब देते हैं। और पूरा देश, संसद ही नहीं पूरा देश प्रधानमंत्री के वक्तव्य को, प्रधानमंत्री के शब्दों को, प्रधानमंत्री के कथन को सबसे अधिक महत्व देते हैं। किसी मंत्री ने कभी कुछ भी कहा हो, यदि प्रधानमंत्री उसके बाद कुछ और कह दें या आश्वासन दे दें या उसके ऊपर कुछ अलग सी बात भी कह दें, तब भी देश प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ज्यादा महत्व देगा, न कि किसी दूसरे मंत्री या सहयोगी की कही हुई बात को। तो संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर ही नहीं,
राज्यसभा के अंदर भी जब चर्चाएं होती हैं तो राज्यसभा के अंदर भी प्रधानमंत्री अपनी सरकार की तरफ से जाके अनेक बार प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगले लेसन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।